तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि भाई हमारे इकोनॉमिक्स के अंदर जो हमने पढ़ा कि हमारे देश टोटली किस पे डिपेंड था, एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड था। तो उनके मन में एक बात आई कि हमारा देश कब तक एग्रीकल्चर सेक्टर के बेस पे ग्रो करता रहेगा। ठीक है, पॉसिबल नहीं है किसी भी इकोनॉमी को ओनली एग्रीकल्चर के बेस पे ग्रो करना, है ना। कि उसके अलावा काफी सारी डिमांड होती है। जैसे आप अपने घर में सोच रहे हो क्या क्या डिमांड है, पंखा चाहिए, कूलर चाहिए, एसी चाहिए, खेतों के लिए ट्रैक्टर चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए, है ना। कितनी सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आपके पास। ठीक है, तो ये सब चीजें अगर हमें चाहिए तो हमें कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज स्टेबलाइज करनी पड़ेगी। तो इसलिए हमारे आज के टॉपिक का नाम है स्ट्रेटजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ 1947 से 1990। ठीक है, इस बीच में हमने क्या क्या स्ट्रेटजी ऑप्ट करी इंडस्ट्रियल सेक्टर को ग्रो करने के लिए। और रीजन मैंने बता दिया, क्योंकि एग्रीकल्चर के बेस पर हम लंबे टाइम तक सरवाइव कर सकते हैं लेकिन ग्रो एंड डेवलप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये तो वही कह रहे, फर्स्ट जो टॉपिक है वो यही है, इंपोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्रीज की इंपोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में। ठीक है, नंबर 1, एपिसेंटर ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ। किसी भी इकोनॉमी का एपिसेंटर रहता है, उसकी ग्रोथ प्रोसेस को बूस्ट अप कर देता है। ठीक है, क्या चीज, इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, इंडस्ट्री स्टार्ट रिप्लेसिंग द एग्रीकल्चर एज द इंजन ऑफ द ग्रोथ। जो अभी तक हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर इंजन ऑफ ग्रोथ था, उसको रिप्लेस कर दिया किसने, एग्रीकल्चर ने। अब जो हमारी ग्रोथ का इंजन था वो क्या बन गया, हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर बन गया। ठीक है, द राइज इन द डिमांड फॉर द एग्रीकल्चर गुड्स कॉन्सिक्वेंटली अपॉन ए राइज इन द इनकम इज ऑलवेज वेरी मोडेस्ट। भाई इकोनॉमिक के लिए अगर आप इंडस्ट्रियल सेक्टर की डिमांड क्रिएट करोगे, एक तरफ रखता हूं इंडस्ट्रियल सेक्टर की डिमांड, दूसरी तरफ रखता हूं मैं एग्रीकल्चर सेक्टर की डिमांड। कब होगी, ध्यान सुनेंगे। अगर मैं एग्रीकल्चर सेक्टर की डिमांड रखूंगा तो भाई एग्रीकल्चर सेक्टर टोटली किन चीजों पर डिपेंड करता है, नेसेसिटी ऑफ लाइफ। उसको आप बहुत हाई प्राइस पे सेल आउट नहीं कर सकते गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, प्राइस सीलिंग। ओके, आपने 11th में पढ़ा था, है ना। तो प्राइस सीलिंग, प्राइस फ्लोर गवर्नमेंट को फिक्स करने पड़ जाते हैं, क्योंकि नेसेसिटी ऑफ द लाइफ वाली गुड्स है। तो वहीं अगर इंडस्ट्रियल गुड्स की बात करो तो वहां पे कोई नेसेसिटी ऑफ एसी, कंपनी एसी बनाए जितने मर्जी बेचे, कोई रोक टोक नहीं होने वाली वहां पे। ठीक है, आप कंपटीशन में एंटर करके देखो, बस मर्जी आपकी है। ठीक है, तो क्या है कि अगर आप एग्रीकल्चर के बेस पे ग्रो करना चाहोगे तो ऐसे में क्या होगा, कम प्राइस में सेल आउट होती है, और जब कम प्राइस में सेल आउट होगी तो प्रॉफिट मार्जिन कम होगा, प्रॉफिट मार्जिन कम होगा तो लोग इन्वेस्टमेंट भी कम करेंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट था हमारा, एपिसेंटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है कौन, इंडस्ट्रियल सेक्टर। सेकंड, सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अभी तक सब लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में लगे हुए थे। ठीक है, इतना ज्यादा प्रोडक्शन ना होने के बावजूद। ठीक है, लेकिन अब लोगों को क्या हुआ, जैसे इंडस्ट्री लगेगी, इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, तो जब प्रोडक्शन स्टार्ट होगा तो भाई जल्दी जल्दी बोलो मेरे साथ साथ, क्या होगा, लोगों की डिमांड क्रिएट होगी, मैन्युफैक्चर करने वाले की, सामान को लोड अनलोड करने वालों की, प्रोसेसिंग के अंदर ह्यूमंस एम्प्लॉयड करने के लिए। तो ऐसे में बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट आया और एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होनी स्टार्ट हो गई। तो इस सेकंड इंपोर्टेंस थी इंडस्ट्री सेक्टर की। थर्ड हमारे पास क्या इंपोर्टेंस है, सोर्स ऑफ मैकेनाइज्ड मींस ऑफ फार्मिंग। यहां तक कि हमारे एग्रीकल्चर में बहुत हेल्प मिली। सर कैसे, जो रिप्लेस कर दिया उसने। अगर आपके पास इंडस्ट्रीज नहीं होती तो खेतों के लिए केमिकल वाली खाद कैसे आती, खेतों के लिए आपके पास ट्रैक्टर कहां से आते, ट्यूबवेल कहां से आते, थ्रेसर कहां से आते, बड़ी बड़ी और बहुत सारी मशीनें, वो सारी कहां से आ जाती अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर नहीं होता तो वही उसने बोला, सोर्स ऑफ मैकेनाइज्ड मींस ऑफ फार्मिंग। फार्मिंग के तरीके को मैकेनाइज कर दिया, टेक्निकल कर दिया, मशीन के थ्रू रिप्लेस कर दिया उसको, जो अभी तक सारे काम हाथों से होते थे। ठीक है, तो ये थर्ड पॉइंट। चलो फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है हमारे पास, इम्पार्ट्स डायनेमिज्म टू द ग्रोथ प्रोसेस। ग्रोथ प्रोसेस के अंदर डायनेमिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया। कैसे, इन द एब्सेंस ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रोथ प्रोसेस वुड हैव बीन रिस्ट्रिक्टेड टू द प्रोडक्शन ऑफ द फूड फॉर द सर्वाइवल।
अगर मैं इंडस्ट्रियल सेक्टर से पहले की बात करूं तो जो भी ग्रोथ प्रोसेस सारा सर्वाइवल तक स्टेबल था, यानी कि सर्वाइव करना है तो ग्रोथ होगी, अगर हम अच्छा खासा सर्वाइव करें ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे ही नहीं हम, ठीक है। तो जो हमारा ग्रोथ प्रोसेस था हमारे सर्वाइवलनेस तक ही डिपेंड था, उसके आगे नहीं बढ़ रहा था, ठीक है। सेकंड उसने क्या बोला, इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज एडेड न्यू डायमेंशन, उसने बहुत सारे नए डायमेंशन क्रिएट कर दी, ठीक है। एग्रीकल्चर के पास क्या था, ओनली नेसेसिटी ऑफ लाइफ वाली डिमांड थी, लेकिन एग्रीकल्चर के अलावा इंडस्ट्री के पास क्या आ गया, हमें पहनने के नए नए कपड़े चाहिए, पंखा बताया मैंने भी आपको, ठीक है, व्हाइट बोर्ड, ठीक है, चेयर, ठीक है, ओके। इंडस्ट्री कुछ भी ले लो आप, मोबाइल फोन आपके जितने भी गैजेट्स है, वॉच, ठीक है, एसी, कूलर, पंखा, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, एरोप्लेन, रेलगाड़ी, रिमोट वाली गाड़ी, सारी चीजें क्या है ये इंडस्ट्रियल गुड्स के अंदर आती है, ठीक है। तो क्या हो गया कि जो हमारा ग्रोथ प्रोसेस था उसमें डायनेमिज्म आ गया, बहुत सारी अलग अलग वैरायटीज आ गई, ठीक है। अब वॉच के अंदर भी जो हाथ वाली घड़ी है उसके अंदर बहुत सारी वैरायटीज आ गई, हमें ऐसी चाहिए, किसी को डिजिटल चाहिए, किसी को नॉर्मल चाहिए, किसी को सर्कल में चाहिए, किसी को स्क्वायर में चाहिए, तो वैरायटी ऑफ डिमांड है ना, वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस अवेलेबल होनी स्टार्ट हो गई, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन, जब इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप होगा तो शहरीकरण बढ़ेगा, सिविलाइजेशन मींस शहरीकरण, जैसे दिल्ली क्या है, सिविलाइज सिटी है ना, ऐसे ही वहीं अगर जो लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड करेंगे तो क्या सिविलाइज होगी वो, नहीं, वो कुछ क्या बोलेंगे हम, अर्बन रूरल एरिया बोल देंगे ना, तो इस तरीके से एरिया होता है, ठीक है। तो वो हमारे किसके अंदर आएगा, रूरल एरिया के अंदर आएगा, लेकिन यहाँ की बात करेंगे तो ये अर्बन प्लस सिविलाइज्ड होना स्टार्ट हो जाएगा अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ होगी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है। लास्ट पॉइंट एंड सिक्स्थ पॉइंट, इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ, जो इकोनॉमी के अंदर जो ग्रोथ हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो रही है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, इंश्योरेंस, बैंकिंग, पोस्टल सर्विस, ये सब चीजें भी उसके थ्रू ही इंडस्ट्रियल की वजह से ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो पाया। भाई अगर हमें फैक्ट्री लगानी है, अपने सामान को इधर से उधर भेजना है, कहीं सेल करना है, ऑल ओवर इंडिया स्प्रेड करना है, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिएगा भाई, और बहुत सारे साथ साथ सपोर्टिंग इंडस्ट्री भी डेवलप होगी, जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको, बैंकिंग, पेमेंट के लिए क्या चाहिए, बैंकिंग चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेलवे प्लस अदर नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन जो ट्रक गाड़ी सब होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको कम्युनिकेशन का सिस्टम चाहिए, तो ये सपोर्टिंग चीजें भी ग्रो करना स्टार्ट हो गई। इसका पॉइंट क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ, है ना, तो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ होनी स्टार्ट हो गई, तो ये थी इंपोर्टेंस हमारे पास, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, फैक्टर्स नेसेसिटेटिंग डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट इन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अब बात आती है कि भाई ठीक है, आपने बता दिया कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अच्छी बात है, तो सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो इसमें ऐसा क्यों हुआ कि स्टेट बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करे, स्टेट मींस गवर्नमेंट बोल सकते हो आप, ठीक है, कि उस टाइम 1990 तक गवर्नमेंट ही बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन क्यों कर रही थी, प्राइवेट सेक्टर क्यों एंटर नहीं करना चाह रहे थे, तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स दिए उन्होंने, उन पॉइंट्स को गो थ्रू करते हैं। नंबर 1 फर्स्ट पॉइंट क्या बोला उसने, लेक ऑफ कैपिटल, कि भाई जो प्राइवेट सेक्टर वाले जो लोग थे उनके पास इतना बड़ा मोटा पैसा नहीं था, क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव होता था जिस सेक्टर में पैसा है उस सेक्टर में पैसा लगा दो, ठीक है। प्राइवेट वालों का यही ऑब्जेक्टिव होता है, हमें भाई प्रॉफिट कमाना है, चाहे हम पूरे दिन में 1 करोड़ बनाए, हमें प्रॉफिट कमाना, हमें कोई मतलब नहीं है किसी सोशल वेलफेयर से, ठीक है, उन्हें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना है। और उस टाइम पॉपुलेशन कम थी, इन सब चीजों की डिमांड इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन डिमांड क्रिएट करनी थी, तो ऐसे में प्राइवेट सेक्टर स्टार्टिंग में पैसा नहीं लगाना चाह रहा था, जितनी भी हाई अमाउंट ऑफ जो इन्वेस्टमेंट थी वो सारी की सारी कौन करता था, गवर्नमेंट सेक्टर ही करता था। तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। फिर बुक की लैंग्वेज में देख लेते हैं क्या बोल रहा है ये, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया नीडेड ए बिग पुश, एक बहुत बड़ा पुश चाहिए था उसे। At the time of the independence, Tata Birla were the only stabilized industry house in the India. इंडिया के अंदर दो उन्होंने बताया कि टाटा और बिरला दो लोग थे बस जो इंडस्ट्रियल गुड्स में काम कर रहे थे। रिक्वायरमेंट ऑफ द कैपिटल फॉर द कंट्री इंडस्ट्रियल ग्रोथ वाज फार बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ द इंडस्ट्रियल हाउस, लेकिन जो इकोनॉमी के लिए इंडस्ट्रियल चाहिए थी उनके लिए इस दो बंदों की लिमिट से बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पैसा चाहिए था, जो कि कोई भी फैक्टर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा था। तो इसलिए गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करना पड़ा किसके अंदर, ग्रोथ प्रोसेस के अंदर, ठीक है।
सेकेंड पॉइंट, लो इंड्यूसमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। लो इंड्यूसमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट मीन्स क्या कह रहा है, द प्राइवेट सेक्टर लेक इंड्यूसमेंट टू द इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट सेक्टर इन बहुत सारी इंडस्ट्री घुस कर इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहा था। क्यों? रीजन दिया। पहली बात तो लो इनकम है इन चीजों के अंदर, ठीक है। लो डिमांड होगी, भाई लोगों की इनकम क्या है, कम है। उस टाइम 1947 की बात करो तो इनकम बहुत कम है। अब इनकम बहुत कम हो तो क्या होंगे, लोग डिमांड बहुत कम करेंगे। और जब डिमांड बहुत कम करेंगे तो मैन्युफैक्चर कम करेंगे, मैन्युफैक्चर कम करेंगे तो इन्वेस्टमेंट कम करेंगे, इन्वेस्टमेंट कम करेंगे तो पैसा कम जनरेट करेंगे। तो इसलिए बोला उन्होंने कि लो इंड्यूसमेंट टू द इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत कम इन्वेस्ट करना चाह रहा था प्राइवेट सेक्टर, उसका पैसा होने के बावजूद भी इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहा था। ये बिल्कुल ठीक बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है। ओके, थर्ड पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट इस टॉपिक का क्या कह रहा है, ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। अब यहाँ पे बात आती है नए नए सेक्टर डेवलप करने में, ठीक है। और नए नए सेक्टर के अंदर हमने उठा के बड़े बड़ी इंडस्ट्री लगा दी, महंगे महंगे सामान बनाने शुरू कर दिए, तो भाई सोशल जस्टिस तो हुआ नहीं, गरीब आदमी तो वहीं मर गया। आज भी फिर वो पंखे के बिना, एसी के बिना, कूलर के बिना रहेगा फिर वो, ठीक है। सर आप भी गरीब हो, पंखा कूलर सब बंद करके वीडियो बनाते हो, भाई साउंड क्लियर आनी चाहिए आप स्टूडेंट्स के पास। असली बात ये है यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए और आप लोग देखो क्या करते रहते हो, ठीक है। चलो, तो क्या कह रहा है, ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। तो सोशल जस्टिस को बढ़ावा देने के लिए सोशल जस्टिस का काम कौन करता है, गवर्नमेंट सेक्टर ही कर पाता है। जो चीज गवर्नमेंट कंट्रोल के अंदर होगी वही सोशल जस्टिस के साथ होगी। बट स्टिल बहुत सारी लिमिटेशंस है, हो सकता है बाद में पॉइंट आए कि भाई इसके अंदर करप्शन बहुत ज्यादा है, इसमें नेपोटिज्म बहुत ज्यादा होता है गवर्नमेंट सेक्टर में। तो ये सारी चीजें भी हम डिस्कस करेंगे, हो सकता है चैप्टर में कहीं ना कहीं आए, ठीक है। तो ये था हमारे पास कि भाई क्या नीड थी, फैक्टर्स नेसेसिटेटिंग डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट। ये सारे फैक्टर थे, इसलिए हमें गवर्नमेंट को डायरेक्टली पार्टिसिपेट करना पड़ रहा था ग्रोथ प्रोसेस के अंदर, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 के अंदर गवर्नमेंट ने कौन सी इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेके आई इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करने के लिए, ठीक है। तो उनको जल्दी से डिस्कस करते हैं। नंबर एक, 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ द इंडस्ट्री। इंडस्ट्रीज को 3 फोल्ड में क्लासिफाई कर दिया। कितने फोल्ड में? 3 फोल्ड में क्लासिफाई कर दिया। नंबर एक, वो इंडस्ट्री जो एक्सक्लूसिवली पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज होगी, जिसको ओनली एंड ओनली पब्लिक सेक्टर ही संभालेगा, प्राइवेट टच भी नहीं कर सकता, ठीक है। चलो भाई। सेकंड, दोज विच could be established both the private and public sector enterprise, however the private was playing the only secondary role। सेकंड कुछ इंडस्ट्री वो थी कि भाई जिसमें प्राइवेट और पब्लिक दोनों साथ मिलकर काम करेंगे, ठीक है। जैसे कि दिल्ली मेट्रो, ये तो अभी की बात हो, लेकिन हम ये बात कब की हो रही है, 1956 की बात हो रही है कि भाई वहां पे कैसे पब्लिक और प्राइवेट दोनों साथ मिलकर चले। 3 फोल्ड में देखो, एक तो क्या प्योरली गवर्नमेंट, सेकंड हो गया गवर्नमेंट और पब्लिक दोनों साथ, सॉरी प्राइवेट और पब्लिक मीन्स गवर्नमेंट दोनों साथ मिलकर काम करेंगे। लेकिन ध्यान रखो मेन रोल कौन प्ले करेगा, पब्लिक, प्राइवेट करेगी सेकेंडरी रोल प्ले, ठीक है। और थर्ड, ओनली एंड ओनली जो इंडस्ट्री बचेगी वो खाली प्राइवेट सेक्टर के पास जाएगी। तो 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री को 3 फोल्ड में हमने डिवाइड कर दिया। सेकंड, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, बहुत सारी इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई कर दिया कि भाई अगर आपको ये इंडस्ट्री स्टार्ट करनी है तो ये वाला लाइसेंस लेना पड़ेगा, ये वाली स्टार्ट करनी है ये वाला लाइसेंस लेना है, और ये वाली स्टार्ट करनी है तो ये वाला। इस तरीके से लाइसेंस को क्लासिफाई कर दिया, किस काम को करने के लिए लाइसेंस चाहिए, किस काम को करने के लिए आपको लाइसेंस नहीं चाहिए। तो सेकंड पॉइंट क्या है, इंडस्ट्री लाइसेंसिंग। इंडस्ट्रीज इन द प्राइवेट सेक्टर कुड बी एस्टेब्लिश्ड ओनली थ्रू ए लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। कोई भी बंदा प्राइवेट सेक्टर के थ्रू अगर अपनी इंडस्ट्री स्टेबलाइज करना चाहता है तो उसे गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, लाइक ए लाइसेंस, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस लेना पड़ता है ना वो गाड़ी ड्राइव करने के लिए, ऐसे ही यहाँ पे आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा इंडस्ट्री स्टेबलाइज करने के लिए। कम ऑन, क्लियर हो गया यहाँ तक इसी बात पे? वेरी वेरी गुड, ठीक है। आइए भी, तो अब कह रहा है कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल कंसेशन, अब गवर्नमेंट भी चाहती थी, अब ऐसा नहीं कि भाई गवर्नमेंट चाहती नहीं, अब गवर्नमेंट चाहती है कि भाई गवर्नमेंट क्या क्या काम करे,
कितने काम संभालेगी वो। तो गवर्नमेंट चाहती है प्राइवेट सेक्टर आए इन्वेस्ट करे, प्राइवेट सेक्टर आए इन्वेस्ट करे, है ना। तो उसने थोड़ी सी कंसेशन देने स्टार्ट किया। उसने क्या बोला कि भाई जो भी नई इंडस्ट्री लगाएगा उसको 2 साल तक टैक्स नहीं देना, 1 साल तक टैक्स नहीं देना, 5 साल तक टैक्स नहीं देना, टैक्स हॉलीडे। क्या बोलते थे हम? टैक्स हॉलीडे, यानी कि टैक्स की छुट्टी, यानी कि टैक्स देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जब टैक्स नहीं देना होगा, टैक्स बच रहा है, तो लोग कोशिश करेंगे इन्वेस्ट करने की, ठीक है। सेकेंड, सब्सिडाइज पावर सप्लाई, यानी कि जो भी इंडस्ट्री सप्लाई करेगा उसके बिजली के बिल में हम इतनी सब्सिडी देंगे नहीं, 50% बिल माफ कर देंगे आपका। लोग बोलेंगे वाह ये तो अच्छी बात है, तो उनका दिल करेगा प्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन ये कुछ टाइम फ्रेम तक ही होता है जिससे कि लोग अट्रैक्ट होकर इन्वेस्ट करने आए, ठीक है। ठीक है भाई, क्लियर हो गया यहाँ तक? हाँ सर बिल्कुल क्लियर हो गया, वेरी वेरी गुड। इसी के साथ आपका थर्ड टॉपिक भी फिनिश हो गया है। अब बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ एसएसआई। अब गवर्नमेंट को लगा कि भाई बड़ी बड़ी इंडस्ट्री कब तक लगाएंगे, बड़ी इंडस्ट्री लगाने बहुत मोटा खर्चा आता है, बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि हम क्या करते हैं, हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को प्रमोट करते हैं, उन्हें बढ़ावा देते हैं, ठीक है। तो इसको बड़ा छोटा टॉपिक है, जल्दी से देख लेते हैं इसको भी क्या कह रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन हैड टू बोथ डायमेंशन, 2 डायमेंशन है, ग्रोथ ऑफ द लार्ज स्केल इंडस्ट्री एंड ग्रोथ ऑफ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अब बात आती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कौन सी होती है, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री प्रेजेंटली डिफाइन एज वन whose investment does not exceeds 5 करोड़। ऐसे इन्वेस्टमेंट, ऐसा बिजनेस जिसके अंदर 5 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रखा हो, ठीक है। एट द बिगिनिंग ऑफ द 1951 की बात हो रही है, व्हाट डिफाइंड इज वन ऑफ द इन्वेस्टमेंट कुड नॉट एक्सीड 5 लाख। और जब 90 उस टाइम स्टार्टिंग में थी, प्रेजेंटली 5 करोड़ की बात हो रही है, उस टाइम कितनी थी? ओनली 5 लाख थी। और अभी जो कोविड-19 के चक्कर में जो हुआ है, इसको बढ़ा दिया, शायद 10 करोड़ कर दिया है मे बी, है ना। तो अभी इसको एक बार नेट पे सर्च मारना आप लोग, ठीक है, और मुझे कमेंट में बताना कि प्रेजेंट में एसएसआई की क्या लिमिट है, ठीक है। चलो भाई, तो अब बात आती है कि रोल क्या प्ले करती है, तो हो सकता है ये आगे कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाए, तो छोड़ देते इसे भी, ठीक है। अब बात करते हैं 3 टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसएसआई। एसएसआई की क्या मेन इंपोर्टेंस है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। नंबर 1, एसएसआई इज लेबर इंटेंसिव। क्या है ये? लेबर इंटेंसिव एंड देयरफॉर एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली। उसने क्या बोला कि भाई जो छोटे छोटे बिजनेस होते हैं, उन्हें नहीं उठा के सीधी बहुत बड़ी मशीन लगा दे, चलो अभी काम धड़ाधड़ अपने आप चल रहा है, ठीक है। अगर आपके एरिया में कोई दुकान खोलता था, ऐसा तो कोई वेंडिंग मशीन लगा दी, टोकन डाला, दूध निकला। आपने देखा हो कोई प्राइवेट सेक्टर ने आज तक दूध की ऐसी मशीन लगाई है? मदर डेयरी जो गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रही है, वो तो दूध का काम ऐसा कर रही है, वेंडिंग मशीन, टोकन डाला और आ गया। क्या किसी प्राइवेट सेक्टर की आपने से दुकान देखी है? नहीं देखी होगी, ठीक है। तो ये कह रहा है कि भाई जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो क्या कह रहा है कि जो एसएसआई के थ्रू, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के थ्रू जो इन्वेस्ट करता है पैसा, वो स्टार्टिंग में लेबर के थ्रू काम करवाता है, लेबर इंटेंसिव। क्या सर लोग बहुत सस्ते होते हैं? हाँ, इंडिया के अंदर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ऐसे में लेबर इंटेंसिव टेक्निक स्टार्टिंग में बड़ी सस्ती पड़ती है, लेकिन बहुत लार्ज स्केल में होने के बाद टेक्नोलॉजी वाली, है ना, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक सस्ती पड़ती है, ठीक है। तो उसने क्या बोला कि भाई एसएसआई के थ्रू क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट होगी, लेबर इंटेंसिव प्लस एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली है। अब देश के अंदर इतनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट थी उस टाइम, और आज फिर दोबारा ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है ड्यू टू कोविड-19, है ना। तो कह रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली टेक्निक है, तो बहुत अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट होगी, और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, तो लोगों के पास इनकम आएगी तो स्पेंड करेंगे तो ग्रोथ प्रोसेस बढ़ेगा। इसके आगे और प्रोसेस बता सकता हूँ, स्पेंड करेंगे तो क्या होगा, फर्दर प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे, फर्दर प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे तो कंपनी के अंदर इन्वेस्ट ज्यादा करेंगे तो रिटर्न ज्यादा मिलेगी। तो पूरा एक सर्कल होता है ये किसी भी चीज को सर्कुलेट बढ़ाने का, ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला है, 2 लाख करोड़ रुपीस का आर्थिक पैकेज दिया था, है ना, फाइनेंशियली हेल्प दीजिए किसको, इंडस्ट्रियल सेक्टर को, जिससे कि वो प्रोडक्शन करें, उसके थ्रू लोग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट होगी और लोगों के पास सैलरी आएगी, पैसा खर्च करेगा, यानी ग्रोथ प्रोसेस को एक पुश मिलेगा, ठीक है। आइए भी इसके सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, एसएसआई सो द लोकेशन फ्लेक्सिबिलिटी। वाह भाई वाह, एक बड़ी कंपनी को एक जगह दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ जाए तो कितना मुश्किल काम है, ठीक है। लेकिन जो लोग या फिर जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज है, उसको अपना बिजनेस यहाँ से ले जाके हरियाणा लेके जाना है, हरियाणा से पंजाब ले जाना है, पंजाब से तमिलनाडु लेके जाना है, तो इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, ठीक है, उसको ले जाना इजी है, ठीक है। लेकिन वहीं अगर तुम एक लार्ज स्केल इंडस्ट्री को
एक्सपोर्ट करने की सोचोगे, उसको लोकेशन के अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबिलिटी करना चाहोगे, है ना, एक जगह दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहोगे, तो भैया नानी याद आ जाएगी, नानी याद आ जाएगी। हाँ और क्या, हो ही नहीं सकता भाई, वो इतना बड़ा बड़ा इंडस्ट्री स्टेबलाइज कर दी है, तो नया प्लांट ही स्टेबलाइज करना पड़ेगा वहां पे उन्हें। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि इसको लोकेशन फ्लेक्सिबिलिटी, जहां मर्जी जैसे मर्जी चाहे बंदा कहीं पे भी जहां भी उसको कुछ अपॉर्चुनिटी दिखाई दे वहां पे शिफ्ट हो जाएगा इजीली, इजी टू मूव। ठीक है, ओके। थर्ड एंड द लास्ट पॉइंट, SSI needs small investment and is therefore equity oriented। जो हमारी SSI होती है उसके लिए इन्वेस्टमेंट कम चाहिए होती है, जिसके पास भी थोड़ा बहुत रिजर्व पैसा पड़ा होता है, प्लस गवर्नमेंट लोन वगैरह प्रोवाइड कर देती है, तो वो लोग इजीली इसको स्टेबलाइज करना स्टार्ट कर सकते हैं कि बहुत बड़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होती इसके लिए। तो मे भी बड़े सिंपल 3 पॉइंट्स थे, तो इजीली आपको क्लियर हो गए होंगे, मुझे लगता नहीं कोई डाउट रहा होगा। तो इसके साथ ही लास्ट टॉपिक की बात करेंगे, साइलेंट फीचर ऑफ द स्ट्रेटेजी ऑफ द इंडस्ट्रियल ग्रोथ। जो हमारे जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है क्या फीचर्स रहे, ठीक है, प्लस इसके पॉजिटिव इंपैक्ट क्या पड़े, तो इसके नेगेटिव इंपैक्ट कौन से पड़े, इन टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ ही हमारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, ओके। तो अब बात करते हैं प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ स्ट्रेटेजी इंडस्ट्रियल। ठीक है, फीचर्स की बात है 1950 से 1990 के अंदर जो हमारे प्रोसेस ऑफ ग्रोथ रहा इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू, उसके अंदर क्या क्या फीचर्स रहे उसकी बात करें। नंबर 1, हमारा मेन फोकस किसके ऊपर था, ओनली एंड ओनली पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के ऊपर फोकस था। सेंट्रल रोल प्ले कर रही थी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, प्राइवेट सेक्टर भी था लेकिन मेन रोल कौन प्ले कर रहा था, पब्लिक सेक्टर। ठीक है, प्राइवेट एंटरप्राइज वर प्ले ओनली सेकेंडरी रोल, प्राइवेट सेक्टर था लेकिन उसका रोल कौन सा था, सेकेंडरी रोल प्ले कर रहा था। प्लस हर काम के लिए कोई भी इंडस्ट्री आपको स्टेबलाइज करनी तो आपको परमिटेड लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती थी। ये सेकंड था आपके पास फीचर्स। थर्ड फीचर्स की बात करेंगे तो हमारा जो फोकस था वो किसके ऊपर था, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के ऊपर फोकस था हमारा। किसके ऊपर था, इंपोर्ट। जो चीज अभी तक हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे उसे जो खुद बनाना शुरू कर रहे हैं बस, इसके अलावा कुछ हमने दिमाग नहीं लगाया। वहां से सामान ये मंगाया है तो कोशिश करो यहाँ पे बनाओ। यानी कि फोकस हमारा ये होना चाहिए था कि अपने आप को इतना कॉम्पिटेंट, इतना कॉम्पिटिशन से भर देना था कि हम लोग एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दे। यहाँ तो खाली किसकी बात हो रही थी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बात हो रही थी, बस ओनली एक चीज की। ठीक है, आगे पॉइंट आएगा कैसे इसकी लिमिटेशन थी। ठीक है, नेक्स्ट, अब प्लस जो डोमेस्टिक इकोनॉमी कंट्री की जो इंडस्ट्री थी उनके लिए उन्होंने क्या करा, जो विदेशों से जो भी सामान इंपोर्ट होता था इंडिया के उसके ऊपर टैक्स लगा दिया, हैवी ड्यूटी ऑन इंपोर्ट। ठीक है, हैवी ड्यूटी ऑन इंपोर्ट, यानी कि जो भी वहां से सामान मंगा रहे हैं उसके ऊपर टैक्स लगा दो, यहाँ पे आके महंगा हो जाए। जब देखिएगा भाई वहां का सामान महंगा आ रहा है, इंडिया का सस्ता मिला, तो बंदा क्या सोचेगा, चलो इंडिया का ही ले लेते हैं। समझ रहे हो। ठीक है, अभी चाइनीज प्रोडक्ट क्यों खरीद रहे हैं, क्योंकि इंडिया के बहुत महंगे हैं, वहां से सस्ते आ रहे तो लोग चाइनीज खरीद रहे हैं, है ना। तो इसलिए गड़बड़ हो रही है ये। अगर हमने उनके ऊपर टैक्स लगा दिया, कल ही न्यूज आई है, इंडियन गवर्नमेंट ने एंटी डंपिंग ड्यूटी इम्पोज कर दी है ऑल द चाइनीज प्रोडक्ट्स के ऊपर, जितने भी चाइनीज प्रोडक्ट्स इंडिया में आएंगे। अब बात आती है एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है, तो ये तो मेरी उस वाली सीरीज के अंदर आएगी वीडियो जहां मैं आपको रियल लाइफ से कनेक्ट करवाता हूं आपकी एजुकेशन को। उस सीरीज को जरूर देखा करो भाई, कैसे बच्चे पता नहीं कौन समझाए तुम लोगों को। सेकंड, फिक्सेशन ऑफ इंपोर्ट किट्स, इंपोर्ट के लिए कौन सा सामान ही आप इंपोर्ट कर सकते हो, उसके ऊपर रूल्स बना दिए, ये सामान इंपोर्ट कर सकते, उसके अलावा इंपोर्ट नहीं कर सकते। बाकी क्या लिखा है, इट वाज रियलाइज्ड दैट द प्रोडक्शन वुड फोस्टर द ग्रोथ ऑफ द डोमेस्टिक इंडस्ट्री। ऐसा क्यों करा, क्योंकि पता है कि भाई इंडस्ट्री सेक्टर की, डोमेस्टिक कंट्री के इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ के अंदर बहुत बड़ी रुकावट है इंपोर्ट करने वाला सामान। ठीक है, ओके। फिफ्थ पॉइंट, लार्ज स्केल इंडस्ट्री डेवलप करी कुछ लिमिटेड जगह पे इन द व्यू टू बिल्डिंग एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर बेस इन द इकोनॉमी। लार्ज स्केल इंडस्ट्री डेवलप करी कुछ जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बेस डेवलप करने के लिए बहुत जरूरी इंपोर्टेंट था। ठीक है, अब कह रहा है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहां पे, स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्री उससे क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट प्लस इक्विटी, यानी कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गई प्लस सेल्फ खुद का पैसा लग के बिजनेस स्टार्ट हो गया। बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट नहीं है, बहुत मोटे पैसे की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाज टू बी डेवलप्ड विद अ व्यू टू अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्लस इक्विटी। ठीक है, चलो भाई क्लियर हो गया। अब बात करते हैं लास्ट, मतलब लास्ट पॉइंट ही चल रहा है, डरो मत, इसमें गुड और बैड इंपैक्ट की बात कर रहे हैं।
तो गुड इम्पैक्ट क्या हुआ? नंबर एक, इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोसेस को बहुत बड़ा पुश मिला कि वाओ, अभी तक एग्रीकल्चर एक नई चीज आ गई, ठीक है। अभी तक आपके घर में सोर्स ऑफ अर्निंग एक था, अब दो हो जाए एकदम से, तो डबल हो गया ना सीधा। तो वही कह रहा है, अभी तक एग्रीकल्चर पे थे, अब सीधा इंडस्ट्रियल सेक्टर, बिग पुश मिली, 6% से एनुअली ग्रो करना स्टार्ट कर दिया हमने। मार्क डाइवर्सिफिकेशन, बहुत बड़ी डाइवर्सिफिकेशन आ गई। जो लोग अभी तक खाली एग्रीकल्चर गुड्स कंज्यूम करते थे, वो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की कोई लिमिट है? अनलिमिटेड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हमें हर एक के घर में पड़ी होगी, सोच के देखो, ठीक है। ओके, ग्रोथ ऑफ द लार्ज स्केल इंडस्ट्री लाइक दो इंडस्ट्री बताई इन्होंने, स्टील के प्लांट से प्रोजेक्टेड ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर शिफ्ट इन द इंडियन इकोनॉमी, द इंडियन इकोनॉमी शो इट्स एबिलिटी टू ऑब्जर्व द इम्पैक्ट ऑफ द लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन। यानी कह रहा है कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री के दो, एक स्टील प्लांट डेवलप हुआ जिसके थ्रू रिलायंस हुआ कि तो बहुत जबरदस्त चीज है, बहुत अच्छी डेवलपमेंट हो सकती है इसके थ्रू, तो उन्होंने अच्छी डेवलपमेंट करनी स्टार्ट कर दी। ग्रोथ ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री स्टेबलाइज करनी स्टार्ट कर दी, जो ग्रोथ प्रोसेस में सबसे मेन रोल लार्ज स्केल का होता है, साथ में स्मॉल का भी होता है। ग्रोथ ऑफ द एसएसआई, जब ने एसएसआई को ग्रो करना स्टार्ट किया तो क्या हुआ? सोशल जस्टिस हुआ, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट हुई। तो ये थे हमारे पास गुड इम्पैक्ट। वहीं अब इसके अपोजिट, एक कोई हर एक कॉइन के एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है, दो साइड होती है कॉइन की, तो ऐसे यहाँ पे दो इम्पैक्ट है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो बैड इम्पैक्ट क्या हुआ? नंबर एक, पब्लिक सेक्टर इज फुल ऑफ करप्शन, लीकेज, प्लीफरेज, देयर प्रिंसिपल कैरेक्टर्स। जो पब्लिक सेक्टर था पूरा करप्शन से घिरा पड़ा था, कोई भी डेवलपमेंट नहीं होती थी लेटेस्ट उसके अंदर, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो गई थी वहां पे। सेकंड, जब हमने होम कंट्रीज की डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, तो उनकी एबिलिटी खत्म हो गई किस चीज की? कंपटीशन की, ठीक है। अगर आप घर में अकेले बैठ के पढ़ते रहो, कोई टेस्ट ना हो, आपका स्कूल में पेपर ना हो, तो आप अपने आप को इंप्रूव करना चाहोगे? नहीं सर, नहीं चाहेंगे। तो वही बात उन्होंने यहाँ पे बोली। आपके पास क्या होगा? इंडस्ट्रीज के अंदर कंपटीशन क्रिएट नहीं हो, जब कंपटीशन क्रिएट नहीं हो तो अच्छी क्वालिटी गुड्स नहीं आएगी, वो अच्छी क्वालिटी गुड्स अगर हम नहीं बनाएंगे तो हमारे यहाँ का सामान एक्सपोर्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड हम पीछे रह जाएंगे। लास्ट पॉइंट, सेविंग फॉरेन एक्सचेंज, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था? लास्ट पॉइंट की बात कर रहा हूं, हमारा ऑब्जेक्टिव था इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। हमने कहीं पे भी फोकस नहीं करा कि इस बात के ऊपर कि हम एक्सपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा करें। जब हमने एक्सपोर्ट के ऊपर ध्यान नहीं दिया तो इससे क्या हुआ? तो हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था, विदेशी मुद्रा का भंडार था, वो दिन प्रतिदिन डे बाय डे श्रिंक होता चला गया, सिकुड़ता चला गया, कम होता चला गया। क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन तो होना ही चाहिए, साथ में एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होना चाहिए कि कितना ज्यादा हम एक्सपोर्ट करेंगे, तो वो हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं रहा था उस टाइम, ठीक है। तो ये थे इसके बैड इंपैक्ट। उसके साथ ही ये चैप्टर खत्म होता है। तो उम्मीद करता हूं आपको सारा के सारे टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, रेलेवेंट लगी हो, तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट्स का बेनिफिट उठा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिल से धन्यवाद।